नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे 13 फरवरी 2023 का जो वरिष्ठ अध्यापक का पेपर हुआ था उसके पॉलिटिकल साइंस के 19 क्वेश्चन। ये हमारा आज पॉलिटिकल साइंस की जो पेपर कर रहे थे उसमें अंतिम पेपर है। इसके आगे हम अलग सब्जेक्ट के पेपर लेंगे। इसमें जो 24 नंबर जो क्वेश्चन है उससे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आए थे, यानी राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन आए थे। इसमें 24 नंबर है। निम्नलिखित में से न्याय का हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो न्याय का हकदारी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। रॉबर्ट नोजिक ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ संपत्ति या वस्तु अर्जित करता है तो उसके ऊपर उसका हक होगा या फिर उसको कोई भी संपत्ति या वस्तु उसके पैतृक अधिकार के द्वारा या किसी न्यायपूर्ण स्थानांतरण से उसको मिलती है तो उस वस्तु पर उसका अधिकार होगा। इसके अलावा अगर उसके पास कोई भी संपत्ति या वस्तु आती है तो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह से उसने हकदारी सिद्धांत में 3 बातें कही। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में से किस से सत्ता के प्रकार का क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में से कौन से सत्ता के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया? तो मैक्स वेबर ने उल्लेख नहीं किया उसमें से ये पहला ऑप्शन है विवेक सम्मत विधिक, दूसरा परंपरागत, तीसरा करिश्मावादी और चौथा संवैधानिक। तो संवैधानिक सत्ता का कोई उल्लेख नहीं किया, तो इसमें 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके अंदर एक तरफ तो पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ लेखक पूछे हैं। तो ऑन लिबर्टी J.S. मील की बुक है। इसके अलावा टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये इजिया बर्लिन की है। इन्होंने लिबर्टी के 2 कॉन्सेप्ट की बात की है। उसके अलावा अनार्की स्टेट और यूटोपिया, ये रॉबर्ट नोजिक की है जिसमें उन्होंने हकदारी का सिद्धांत दिया था। एंड द रोड टू सफरडम, ये है F.A. हेयक की। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ होगा 4, 1, 3 और 2। तो यहाँ आंसर है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है? तो ये विशेषताएं आपको मुख्य रूप से याद होनी ही चाहिए, चाहे आधुनिक हो चाहे परंपरागत हो। आनुभाविक अध्ययन, ये है तथ्यों पर आधारित, ज़्यादा जो जोर देता है तथ्यों पर, ये भी है। संस्थाओं का अध्ययन और चौथा है व्यवहार का अध्ययन। तो यहाँ पर संस्थाओं का अध्ययन पे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ज़्यादा जोर नहीं देता, तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर। संस्थाओं का अध्ययन तो करता है लेकिन संस्थाओं का अध्ययन के साथ साथ वह प्रक्रियाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करता है, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर 3 नंबर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ का लेखक है? तो ये है हेराल्ड लासवेल। 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को खालिस्तान करते हैं। संविधान के उद्देश्य का में प्रयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम सबको पता है, जब हम जो बुक्स पढ़ते हैं उसके पहले ही पेज पे बार बार हर सब्जेक्ट की बुक के ऊपर भारत के संविधान के उद्देश्य का लिखी हुई है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। तो ये है 3 नंबर हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में से किस वाद में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया? अब इसमें पहला तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए मूलभूत ढांचा कब घोषित, कौन से वाद के बाद घोषित किया था। तो केशवानंद भारती वाद के बाद कुछ संविधान के कुछ आर्टिकल्स और कुछ व्यवस्थाओं को संविधान का मूल ढांचा बता दिया गया था और ये निश्चित किया गया था कि इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसी तरह से संघवाद जो है हमारा
जो संघवाद है उसको भी मूल ढांचा का ही हिस्सा माना गया। ये माना गया था SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 के केस के द्वारा। तो 2 नंबर यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है पूछा है। संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये कथन सही है। महाभियोग के लिए संकल्प कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो। यानी जब भी कोई महाभियोग का संकल्प किसी राष्ट्रपति को दिया जाएगा तो उसको प्रस्ताव को रखने से, उस संकल्प को रखने से पहले उसको लिखित में सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव इन कारणों से लाया जा रहा है। और उस पर 1/, जब क्या है कि वो 14 दिन कंप्लीट हो जाएं और कोई जवाब नहीं आए तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा वो संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा है, महाभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। अब ये जो संकल्प पेश किया गया सदन के अंदर, तो वो 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या है, पास होना जरूरी है। ये भी सही है। अब राष्ट्रपति पर साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 4 नंबर ही रहेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कदाचार और असमर्थता पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर किस आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जा सकता है और किसी आधार पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। जो 11वीं अनुसूची बनाई गई थी पंचायत राज से संबंधित और उसके कार्यों से संबंधित, तो उसमें जो शामिल नहीं है, अग्निशमन सेवाएं उसमें शामिल नहीं है, 4 नंबर, और बाकी 3 उसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कोई सा भी एक वर्ग है जिसका सरकारी नौकरियों में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम क्या है प्रतिनिधित्व है, तो उन लोगों को क्या है सरकारी नौकरियों में या फिर सेवाओं में लाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो की गई है 16(4) के अंदर। तो 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायत देने को कहा गया। तो यहाँ पर 90 के दशक में जब गुलजारीलाल नंदा जो थे, नहीं इंद्र कुमार गुजराल इंद्र कुमार, जब 1990 के दशक में इंद्र कुमार गुजराल जो विदेश मंत्री थे, तो वो उनके द्वारा जो नीतियों की एक पॉलिसी लाई गई थी उसमें इस व्यवस्था ये रियायत देने की बात कही गई थी। तो उस उनके द्वारा जो लाया गया प्रस्ताव था वो गुजराल सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। इंद्र कुमार गुजराल ने बनाया था कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या है एक तरफा रियायत देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन 1 है, ये सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सहायक हैं क्योंकि ये राज्य पर यह उत्तरदायित्व डालते हैं, क्योंकि राज्य पर ये क्या है नीति निर्देशक सामाजिक और आर्थिक कल्याण का उत्तरदायित्व डालते हैं कि राज्य जब भी अपनी नीतियां बनाएगा तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर सके। दूसरा है
उन्हें राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये भी सही है। और तीसरा है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी सही है। इन्हें लागू करना राज्य का कानूनी दायित्व है। नहीं, ये राज्य का कानूनी दायित्व नहीं है। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इनको नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे या नहीं। तो यहाँ पर आंसर हमारा 4 नंबर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1962 के युद्ध के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार चीन की यात्रा की थी? तो वो की थी किसने? राजीव गांधी ने। और राजीव गांधी से पहले जो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी वो थे नेहरू जी ने। और उसके अलावा अभी तक चीन की केवल 6 पीएम, भारत के 6 पीएम ही यात्रा करे हैं। पहले नेहरू जी हैं, दूसरे हैं आपके राजीव गांधी, और तीसरे हैं नरसिम्हा राव, और चौथे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह, और फिर नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ये पंचशील का जो सिद्धांत बनाए गए थे ये भारत और चीन के जो आपसी संबंध है उनको सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए हस्ताक्षरित हुए थे। और ये जो पंचशील का सिद्धांत बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान था? नेहरू जी का। और ये जो सिद्धांत थे इन पे हस्ताक्षर हुए थे 29 अप्रैल 1954 को। और ये जो इसमें क्या है, पंचशील मतलब पांच शील सिद्धांत निश्चित किए गए थे, उनमें से ये कौन सा नहीं है? एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान करेंगे। तो ये था उसमें। अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये भी उन 5 सिद्धांतों में शामिल था। अहस्तक्षेप यानी एक दूसरे के मामलों में हम क्या है हस्तक्षेप नहीं देंगे अंदरूनी मामलों में। इसके अलावा जो 4 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा करेंगे। ये उसमें इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी, तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। अब ये 3 तो यहाँ पे है, तो और चौथा है कि परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ाएंगे, यानी व्यापारिक जो रिश्ते हैं हम एक दूसरे के साथ बनाए रखेंगे और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। तो इस तरह से ये पंचशील के सिद्धांत के 5 नियम थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? तो निषेधाधिकार का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यानी वीटो पावर का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था सीरिया व लेबनान से विदेशी सेनाओं की वापसी के मामले में। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को कहा जाता है यूएनओ में महाशक्ति मतक के। तो 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। न्यासीता परिषद ने किस दिनांक से अपने कार्य स्थगित कर दिए? सबसे पहले तो ये न्यासीता परिषद जो यूएनओ का एक अंग था वो क्यों बनाई गई थी? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत सारी कंट्रीज़ क्या है इस स्थिति में नहीं थी कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन या फिर अपनी जोग्राफिकल कंडीशन को प्रोटेक्ट कर सकें और अपना विकास कर सकें, तो उन जो कंट्रीज़ को किसी ना किसी कंट्री की देख रेख में दे दिया गया था कि वो कंट्री क्या है उनकी देखभाल करके उनकी प्रोग्रेस करके इस स्थिति में पहुंचा देगी कि वो अपना शासन खुद चला सकें। तो ये जो 31 अक्टूबर 1994 तक, यानी जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 31 अक्टूबर 1994 तक जो जितनी भी कंट्रीज़ थी उनको क्या है
वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि वो अपना शासन संभाल सकती थी। तो उन कंट्रीज़ को क्या है, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और उसके आधार पर कि अब जब सभी कंट्रीज़ अपना खुद का क्या व्यवस्था देख सकती है, तो 1 नवंबर 1994 को क्या है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, न्यासीता परिषद, उसको क्या है विघटित कर दिया गया है या स्थगित कर दिया। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों को उनके कालक्रम के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ए है ट्रिंगवेली, बी है डेग हैमरशोल्ड, सी है यूथॉन्ड और डी है कुर्ट वाल्डहीम। तो यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शन क्रम से दिए हुए हैं, तो इसमें आंसर हमारा 1 नंबर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है, फिर नहीं है पूछा है। यानी पूरा पेपर ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, नहीं है से संबंधित है। और यूएनओ से इस बार इस पेपर के अंदर कितने 4 क्वेश्चन के करीब आए थे। पहला ऑप्शन है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसी समय एक और संस्था की स्थापना किसके हुई थी, IMF की हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, ये भी सही है। मूलतः ये विकसित देशों की सहायता के लिए स्थापित हुआ नहीं, यहाँ पर यही आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। और चौथा है, समय के क्रम में विश्व बैंक पुनर्निर्माण से विकास की ओर केंद्रित हुआ है। तो यानी पुनर्निर्माण के लिए जो देशों को एक तरह से बिल्डअप करने के लिए जो पैसा दे रहा था, अब वो इस स्थिति में आ गए हैं देश कि अब उनको आगे विकास करने के लिए भी फंडिंग की ज़रूरत है। और विश्व बैंक सभी को क्या है, फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है ताकि वो कहीं पिछड़ नहीं जाए। ये थे हमारे 2023 के पेपर के 19 क्वेश्चन। किसी में 19 आए हैं, किसी में 18 आए हैं, लेकिन मैंने हमेशा 19 ही बोले हैं, इसलिए आप डाउट ना करें। और मेरा वीडियो अगर आपको सही लगता है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके कमेंट मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन देंगे और तरीका भी बताएंगे आपके हिसाब से मुझे क्या सही करना चाहिए। और मेरे वीडियोज़ में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।